बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा के बहुत ही अहम दौरा पाकिस्तान के मौके पर पीटीआई के बाजुए शमशीर जन ने दहशत गर्दी के दो बड़े वाक़यात किए हैं। इसके अलावा इस बात पर हम कुछ गौर करेंगे कि ये छिपकलियों वाले जादू का क्या किस्सा है, और तीसरा अदालत के तेवर हमें जिस तरह से नज़र आ रहे हैं वो क्या है। ज़ाहिर है एक हारी हुई जंग वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके आप रवैये देखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब में एक ही चीज़ चल रही है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है, और फिर ये कि हुकूमत जो है वो किस तरह अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और उसके ताज़ा इक़दामात से किस तरह एक सरासीमगी और परेशानी और खौफ पाया जाता है पीटीआई और उसके सहूलतकारों के जहन में। तो सबसे पहले मेरे ख्याल है हम बात कर लेते हैं अदालती तेवर पर। कोई नया वाक़या मैं नहीं बयान कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप देखिए कि पीटीआई के किसी लीडर पर केस होता है या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या एफआईए उसके ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अदालतों की तरफ से फ़ौरन ही हुक्म आ जाता है कि इस आदमी को हरासा ना किया जाए, मुराद सईद इसको हरासा ना किया जाए, उस्मान बुज़दार इसको हरासा ना किया जाए, परवेज़ लाई इसके घर छापा क्यों मारा, माफ़ी मांगो। एक तयशुदा असूल है ना कि इमरान खान को तो रिलीफ मिलनी ही मिलनी है, किसी केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं होने देनी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर वो लगता था कि ये हाई कोर्ट जो है वो मेरिट पर कोई बात कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि 9 के 9 केसेस में इमरान खान को ज़मानत मिल गई, और ये तक पूछने की ज़हमत नहीं की गई कि तुम्हारे पाँव में जो ज़ख्म है और ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो व्हील चेयर पर आने का, इसकी मेडिकल रिपोर्ट ही दिखा दो। वो शौकत खानम अस्पताल का एक वो दावा आ जाता सामने कि जनाब टांग में ज़ख्म हो गया, 1 साल हो गया इसकी, वो ये पता नहीं कितने महीने हो गए इसकी टांग का ज़ख्म ही नहीं ठीक हो रहा। जबकि वो जो रिपोर्ट होती है मेडिकल, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इसे सिरे से कोई गोली लगी ही नहीं, इससे सिर्फ लोहे के टुकड़े लगे। अब वो कौन सी दुनिया की टांग है किसी इंसान की जिसमें लोहे के टुकड़े लगे और वो इतने महीने हो गए हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो खैर ये अदालती रवैया है। और फिर आपने देखा कि वो बिंदियाल साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया अपने पिछले फैसले का, तो उसमें लिखा है, वो हुक्मनामा जो जारी किया है कि समाअत होगी इलेक्शन केस की आज, तो उसमें ये भी फरमाया है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात अपने तौर पर कर रही हैं, हमने उन्हें कोई हदायतनामा जारी नहीं किया। तो नाज़रीन, आप इसी से दयानतदारी और ईमानदारी के लेवल का अंदाज़ा कर लें। अगर ये परसों तरसों की बात है जब ये हुक्मनामे जारी किए जा रहे थे, इसी अदालत ने कहा था कि सियासी पार्टियां मुज़ाकरात करके इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक कर लें तो गुंजाइश निकल सकती है, जाएं जाकर मुज़ाकरात करें। बल्कि हुक्म के अंदाज में बात की गई थी। और फिर जब ये ताज़ा तरीन जो इससे पिछली पेशी थी उसमें अदालत ने ये कहा कि मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं देते, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर हम वो फ़ैसला जो है 14 मई का वो बहाल रहेगा, कोई मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद अब ये कहते हैं कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात से हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। और इसके साथ ही फिर वो जो बेंच में जिसको उठाने से इनकार कर रहे हैं मुज़ाहर ट्रकों वाला, उसके ख़िलाफ़ भी ये खबर आ गई है कि पार्लियामेंट की वो जो कमेटी होती है अकाउंट्स कमेटी, उसने इसके नाजायज़ असासों का, मुज़ाहर ट्रकों वाला का नाजायज़ असासों का हिसाब मांग लिया और 15 दिन में तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असम्बली को पेश कर दी जाएगी। ये अपनी जगह बहुत बड़ा वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात, और करप्शन के इल्ज़ामात बेतहाशा हैं। और इस मुज़ाहर ट्रकों वाला के हवाले से तो ये भी खबरें आ गई हैं कि इन लोगों ने, इसके साथियों ने और इसने, यानी जो जजों के लिए मखसूस प्लाट थे वो तो लिए ही लिए, जो नीचे के निचले दर्जे के मुलाजमों क्लर्कों वगैरह के हिस्से में जो प्लाट आते थे वो भी इन्होंने हड़प कर लिए। ये इस तरह के हड़पू किस्म के जज हैं कि अब अंदाज़ा नहीं कर सकते, दुनिया में कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि करप्शन के इन्होंने किस तरह डंके बजाए हैं। और अब ये सारी इनकी जो बका की जंग है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। पार्लियामेंट का खौफ इनके जहनों पर बुरी तरह छाया हुआ है, और इस खौफ का एक मंतकी नतीजा, मुमकिन ख़तरनाक नतीजा ये निकल सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा कुल्हाड़ा ना चला दें, क्योंकि इस कुल्हाड़े के बाद इनका रहना तो अब नामुमकिनात में से है, लेकिन इस कुल्हाड़े की वजह से कोई नया बहरान पैदा हो सकता है। तो ये जजों का मसला था। या आप इनके गौर करते रहें कि माजी में क्या किसी लीडर के घर छापे पर किसी हाई कोर्ट ने
पुलिस अफसर को बुलवा कर उससे तहरीरी माफ़ी मंगवाई। आज तक ऐसा नहीं हुआ। और पिछले दौर में यही अदालतें थी जो 3-3 साल तक ज़मानत की दरख्वास्तों को दराज से नहीं निकालती थी, वो पड़ी रहती थी अपनी जगह। और इस वक्त बंदियाल साहब को भी यही रवैया है कि जो दरख्वास्तें हुकूमत की तरफ से आई हुई हैं उनकी तो बारी ही नहीं आई अभी तक। वो जुलाई का फ़ैसला पंजाब असम्बली वाला, उसके ख़िलाफ़ जो इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त की थी हुकूमत ने, वो जुलाई में की थी। अब जुलाई को गुजरे, अब अगला जुलाई आने वाला 2-3 महीनों के बाद, तो 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दरख्वास्त का कोई ज़िक्र कहीं है ही नहीं। लेकिन इस दौरान एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कराने के फ़ैसले पर। बज़ात खुद ये दरख्वास्त इतने मायने नहीं रखती जितने उसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं। कार्रवाई तो उस पर नहीं होनी, ज़ाहिर उसे उठाकर दराज में रख दिया जाएगा, या अगर सुना जाएगा तो इमरान की फेवर में कोई फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो एक बहुत बड़ा धचका है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि बज़ाहिर इस इलेक्शन कमिश्नर ने 4 अप्रैल वाला फ़ैसला था उसको तस्लीम करते हुए इलेक्शन की डेट वगैरह और शेड्यूल वगैरह का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब उस इलेक्शन कमीशनर के वकील ने अदालत में जो दरख्वास्त दायर की है कमीशन की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस को तो इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, ये आपने कैसे तारीख का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा धचका है। यानी इलेक्शन कमीशनर ने अपनी साबका पोजीशन पर जाने की जो गलती थी उसको इसमें डिक्लेयर किया है और कहा है कि ये गलती इस वजह से हुई कि अदालत ने एक गलत फ़ैसला किया। और गलत फ़ैसला क्या था वो स्टैंड ही नहीं करता। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कल लंदन में फिर कहा कि हम 2-3 का फ़ैसला उसको तो हम मानती नहीं, हम 4-7 का जो फ़ैसला है हम वो मानते हैं, जिसके तहत ये वो सुओ मोटो जिस पर ये सारा फ़ैसला किया गया वो खारिज कर दिया गया था। उस फ़ैसले को, ये फ़ैसला तो स्टैंड ही नहीं करता जिस फ़ैसले पर आज समाअत हो रही है और जिस फ़ैसले पर ये सारा शोर मचा हुआ है। तो नाज़रीन, छिपकलियों वाले जादू से पहले ये दहशत गर्दी का जो वाक़या है, इसमें आपने सुना कि पारा चनार में 8 बेगुनाह टीचर और डेरा इस्माइल खां में 6 सिक्योरिटी एहलकार पुलिस वाले उनको शहीद कर दिया गया। 2 वारदातें हुई, बल्कि 3 वारदातें हुई पारा चनार में। स्कूल के अंदर घुसकर 7 टीचरों को और एक सड़क पर चलते हुए एक टीचर को मारा गया। और इन सब का ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से था। ये जो साज़ा है इसका मतलब ये है कि सिर्फ दहशत गर्दी बराए दहशत गर्दी नहीं, इसका एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी टेंशन को फिर ताज़ा किया जाए, जिस पर बड़ी मुश्किलों से तमाम इदारों ने और सियासी जमातों ने और मजहबी और फ़िरका वाराना और मसलकी जमातों ने मिलकर जिस टेंशन को ख़त्म किया था उस टेंशन को फिर से रिवाइव किया जाए। तो ये दहशत गर्दी के 2 वाक़यात किस वक्त हुए हैं? जब चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बतौर ख़ास पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। वो ये कोई विज़िट उस तरह का नहीं है कि रस्मी सा कि जो वज़ीर आते जाते रहे। ये कुछ बहुत अहम किस्म के मुआहदे होने वाले हैं चीन और पाकिस्तान के दरमियान, और एक बहुत बड़ा दौर शुरू होने वाला है। तो उस दौर को सबूताज करने के लिए इमरान खान फिर मैदान में आ गया। और आपको याद होगा कि 2014 का धरना जो था उसका एक मकसद, बड़ा मकसद ये था चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान रोकना। उसके बाद फिर जो CPAC का हशर किया गया। जब भी चीन की तरफ से कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में आने लगती है, इमरान खान उसी वक्त अपने इस टेररिस्ट स्क्वाड को एक्टिव कर देता है। और ये जो TTP है बड़ा ख़तरा बन गई है पख्तूनख्वा के इलाके में, कि अब मैंने बहुत पहले कहा था, आज से 2-2.5 महीने पहले, कि इस मरतबा दहशत गर्दी को ख़त्म करने का संजीदा फ़ैसला हो गया है। लेकिन ये है कि इस मरतबा ज़ोर बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये फैल गए हैं, इनकी ताकत बढ़ गई है। और इस ताकत के बढ़ने के ज़िम्मेदार कौन है? एक मंसूबे के तहत वो बिज्जू बाजवे ने, और वो चकवाल का जो इब्ने अलक़मी है इस दौर का, यानी जो गद्दार मुखबर गैर मुल्की ताकतों का, वो फैज़ चकवाली, और तीसरा ये इमरान खान शैतान। ये तीनों इबलीसों ने मिलकर वहाँ दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान से बुलाया, उनको सहूलियात दी, उनको रिहाइश दी, उनको आबाद किया, उनको फ़ंड्स दिए। PTI पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अरबों रुपए के फ़ंड इनको दिए हैं TTP को, कि तुमने पाकिस्तान में ये दहशत गर्दियाँ करनी है। मुझे हैरत इस बात पर है कि अगर अदालती इनके साथ हैं, दहशत गर्दों के वो सहूलतकार बनी हुई हैं, इमरान खान की वो सहूलतकार बनी हुई हैं, तो रियासत के पास दूसरे तरीके नहीं हैं इन दहशत गर्दों के से निपटने के लिए। और वो बाजवा, फैज़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को पाकिस्तान में मैस पैमाने पर बुलाने की जो इसने हरकत की है, उस पर कोई अलग से एहतसाब नहीं हो सकता इन तीनों का, क्योंकि
फ़ौज के तर्जमान ने पिछली मरतबा अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक एलामिये में ये बातें कही थीं कि माजी की हुकूमत ने ये फ़ैसला गलत किया टीटीपी के दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान से बुलाकर पाकिस्तान में आबाद करने का। सिर्फ नाज़रीन आबाद नहीं किया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको सहूलियात दी गई, उनको नेटवर्किंग की सहूलत दी गई, उनको इदारों के अंदर से मुखबरियाँ की फराहम की गई कि नादरा के रिकॉर्ड तक उनको दिया गया। PTI की हुकूमत ने ये सारा कुछ किया और इमरान खान के हुक्म पर किया, क्योंकि इमरान खान का अपना बयान है कि हम इन्हें कौमी धारे में लाना चाहते हैं, इसलिए हम इनको लाए। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसका मकसद चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा सबूताज करना है, और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के साथ ही PTI की जो बेचैनी है, इमरान खान की जो परेशानी है, वो भी उसमें भी इजाफ़ा आपने देख लिया। तो ये संगीन मसला है, इसकी सबको मज़म्मत करनी चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी अनासर है, पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है कि जहाँ गैर पाकिस्तानी अनासर भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। दुनिया के किसी और मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में एंटी अमेरिका आबादी कितनी है, इंडिया में एंटी इंडिया आबादी कितनी है। ये फ़ख्र सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि जहाँ एक अच्छी खासी तादाद एंटी पाकिस्तान लॉबी की मौजूद है, और जो हर हीले बहाने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। नाज़रीन, ये छिपकलियों का जादू है। इससे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें इमरान खान अदालत में पेश होता है। उसके सर पर एक बाल्टी होती है, कहा यह जाता है कि ये बाल्टी बुलेट प्रूफ है। तो इसमें कई लोगों ने तहकीक की है, फिर मैंने भी कुछ सर्च किया। दुनिया की किसी कंपनी ने इस तरह की बुलेट प्रूफ बाल्टी नहीं बनाई। फिर ये इमरान खान के पास बुलेट प्रूफ बाल्टी कहाँ से आई? इसके किस मिस्त्री ने बनाई? ये ज़मान पार्क में बनी, कहाँ बनी? मुझे तो शक है कि ये बुलेट प्रूफ बाल्टी है ही नहीं ये, क्योंकि इस तरह की बुलेट प्रूफ बाल्टी, किसी किस्म का शील्ड जो है वो इस तरह का नहीं होता। दूसरी बात ये कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये बुलेट प्रूफ शील्ड है, ये जो इसने बाल्टी पहनी होती है, और अब ये इसने गर्दन तक पहनना शुरू कर दिए। पहले थोड़ी ऊपर थी, अब गर्दन तक पहनता, गर्दन। लेकिन सवाल ये है कि ये जो शील्ड पुलिस वाले इसकी चारों तरफ लगाते हैं वो तो बुलेट प्रूफ नहीं है, वो तो सबको पता है। वो तो मामूली किस्म का पत्थर रोकने वाली शील्ड्स है कि अगर छोटे दर्जे का पत्थर दरमियाने दर्जे की ताकत से आया तो वो उसे सहारा लेती है। अगर कोई बड़ा पत्थर ज़्यादा मोमेंटम के साथ इसकी तरफ आए तो ये शील्ड उसका धचका बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बीच में से मुड़ जाती है। ये वो शील्ड है। इसका गोलियों से बचाव के साथ क्या ताल्लुक़ है? और तीसरी बात ये कि चलिए ये शील्डें भी हो गई, उसके बाद ये छतरियाँ कौन सी गोली को रोकने वाली छतरियाँ हैं, और छतरियाँ चारों तरफ, एक छतरी इसके बाल्टी के ऊपर, एक उसके मज़ीद ऊपर 2 छतरियाँ, फिर दाएँ छतरी, बाएँ छतरी, आगे 6-7 छतरियाँ इसके काफ़िले में इसको घेरे में लिए रखती हैं। वो छतरियों के क्या फंक्शन है, इस बात पर आप गौर करें, और मैंने भी गौर किया है। तो मुझे ये लगता है कि इसका बुलेट प्रूफ होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो बाल्टी ही बुलेट प्रूफ नहीं है जो ये पहनता है, और दूसरी बात ये कि शील्डें क्यों लगती हैं, और फिर तीसरी बात ये कि ये छतरियाँ किस चक्कर के लिए हैं, और चौथी बात ये है कि इसने यौम मई की जो फलाप रैली थी उससे जब खिताब जिस गाड़ी से, तो ये गाड़ी पहले भी इसके पास थी, लेकिन इस मरतबा उसके शीशे कदरे गदले थे। नाज़रीन, ये कुल चक्कर है अमलियात का, और इसको तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि ज़मान पार्क वाले लोग कहते हैं कि ये जो इमरान खान ने तो खैर कहा है ना कि बुशरा बीबी 6 महीने हो गए उसको एक कमरे से नहीं निकली। हकीकत ये है कि वो 3 महीने हो गए वो कमरे से नहीं निकली। 6 महीने वाली बात इमरान खान ने हस्बे मामूल डबल करके झूठ बोलता है वो हमेशा। जिस तरह कल उसने फिर कहा कि मुझ पर 2 मरतबा कातिलाना हमला हुआ है, कातिलाना हमला 2 मरतबा हुआ है, 2 मरतबा, दूसरी मरतबा कौन सा हुआ? वज़ीराबाद का जो ड्रामा था वो तो सबके सामने है ही, लेकिन उसके बाद दूसरा हमला कब हुआ? तो इसी तरह से 3 महीने को 6 महीने का कर दिया है। तो 3 महीने से कमरे में बंद है। कोई कितना भी कुछ भी हो, कोई कितना भी दरवेश और गोशा नशीन आदमी हो, वो भी धूप के लिए, हवा के लिए, आसमान देखने के लिए एक फितरी तकाजा होता है, वो कमरे से बाहर आता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक आदमी पूरा 3 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 3 दिन भी कमरे में रहे और बाहर निकलने का वो सोचे ही ना, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ये 3 महीने का चक्कर क्या है? ये 3 महीने से क्या कर रही है? और इतलात ये है कि कुछ चिल्ला कर रही है। इससे पहले भी एक इतला आई थी कि वो कुछ चिल्ला शुरू करने वाली है, ये जो जादूगरनी है,
لیکن وہ جب یہ اطلاع آئی تھی تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس سے پہلے چلہ شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین پھر بتا دوں کہ چلہ کہتے ہیں 40 دن کے عمل کو، لیکن عملیات میں صرف عمل 40 دن کا نہیں ہوتا بلکہ 1 مہینے کا بھی ہوتا ہے اور 40 دن کا بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک عمل 11 دن کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس عمل کا نام ہی چلہ ڈال دیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی میں 1 ہفتے کا چلہ کاٹ رہا ہوں، میں 1 مہینے کا چلہ کاٹ رہا ہوں، تو یہ عملیات والے اپنے عمل کو انہوں نے چلے کا نام دے دیا۔ چلہ در حقیقت وہ عمل ہوتا ہے جو 40 دن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 مہینوں والا چلہ تو کسی جادو ٹونے کی تاریخ میں نہیں اس کا ذکر ملتا کہ 3 مہینے کا بھی چلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 40 دن کا ہوتا ہے یا 1 مہینے کا ہوتا ہے یا 11 دن کا ہوتا ہے یا 1 ہفتے کا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے کا چلہ کون سا ہے؟ اور یہ خبر پہلے آ چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چلہ جو ہے دراصل 3 مہینے کا اس لیے ہوا ہے کہ 40 دن کا چلہ اس نے کیا، وہ ہو گیا ناکام، مطلب نہیں نکلا، نتیجہ نہیں نکلا، تو اس کو پھر نئے سرے سے شروع کیا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اب یہ تیسرا چلہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے اور 20 دن کے چلے گزر چکے اور اب یہ باقی 10 دن رہ گئے ہیں۔ اگر یہ 10 دن میں اس کو مطلب مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر ایک اور چلہ کاٹے گی۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موکل ہی اس کا گلا دبا دیں، کیونکہ چلہ جب ناکام ہوتا ہے تو بعض اوقات موکل جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا ہے کہ اس مرتبہ ایک نئی قسم کا جادو کیا جا رہا ہے جس میں چھپکلیاں استعمال کی۔ اب یہ توجہ سنیے گا، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ چھپکلیوں والا جادو ہے، اور یہ کالی ماں جس کو کہتے ہیں، کالی ماتا یا کالی دیوی، کالی کلکتے والی، اتنے سارے نام ہیں۔ دراصل یہ کالی دیوی جو ہے یہ کوئی الگ سے دیوی نہیں ہے، بلکہ ہندو میتھالوجی کے مطابق یہ جو پاروتی دیوی ہے، جس کو پاروتی بھی کہتے ہیں، جو شیو مہاراج یعنی کیلاش پتی، وہ جو اتراکھنڈ میں پہاڑوں پر دیوتا صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کی بیوی کا نام ہے پاروتی دیوی، جن کو درگا دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کا ایک روپ جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں اس کو شیراں والی ماتا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ شفقت والا روپ ختم ہو کر غضبناک موڈ میں آ جاتی ہے یہ دیوی، یا موڈ میں آ جاتی ہے، موڈ یا موڈ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی مفہوم تقریباً ایک ہی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اس فنکشنل موڈ میں آ جاتی ہے جس میں اس نے قہر و غضب برسانا ہوتا ہے، تو اسی پاروتی یا درگا دیوی کو کہتے ہیں کالی دیوی۔ تو یہ چھپکلیوں کا عمل جو ہے یہ کالی ماں سے منسوب ہے۔ اس میں چھپکلیاں پکڑ کر ان کو خاص طریقے سے مارا جاتا ہے۔ ان کا لہو جو ہے وہ کسی ایک وہ ہون بناتے ہیں راکھ کا، اس ہون کے اندر وہ چھپکلیوں کا خون چھڑکتے ہیں، یا اس ہون کے اوپر۔ وہ ہون جو ہے وہ راکھ کا ہوتا ہے بالعموم، لیکن بعض اوقات اگر راکھ نہ ملے تو چونے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چونے یا راکھ کے دائرے کے اوپر اور دائرے کے اندر، دائرے کے باہر وہ خون نہیں گرنا چاہیے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو یہ چھپکلیاں والا خون یہ ایک شرط ہے، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ جو یہ چلہ کر رہا ہے یا جس کے لیے کر رہا ہے، اس کے کسی قریب ترین، عزیز ترین، محبوب ترین دوست کی جانی قربانی۔ اب آپ غور کیجئے کہ عمران خان کا محبوب ترین، مرغوب ترین، جو بھی کہہ لیں، کون سا دوست ہے جو جس سے بڑھ کر اس کو کوئی اور دوست عزیز نہیں ہے؟ ظاہر ہے اعجاز چودھری یا وہ چوہان، کیا نام ہے اس کا، نام چوہے کا، اس طرح کے دوست اس کو مرغوب، اس کو تو یہ اپنے چپراسے سے جوتے مروا کر نکال دیتا ہے اپنے زمان پارک سے۔ ایک آدمی کوئی نہ کوئی اس کا ایسا محبوب ہے جس کی یہ بلی دینا چاہتے ہیں یا اس کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ کالی مائی جو ہے وہ صرف جانوروں کا خون نہیں مانگتی بلکہ انسانوں کا خون بھی مانگتی ہے۔ تو ایک انسان کی بلی اس میں دینا پڑتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کا ہدف کون ہے؟ اس کا ہدف شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں، آصف زرداری بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشنر بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے طاقتور ترین اداروں کے چیف بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہدف ہو سکتا ہے۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے۔ اگر وہ احتیاط کر لی تو پھر یہ کالی ماتا ہو یا چھپکلیوں والی سرکار ہو یا جو بھی ہو، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسے ہر رابطے سے دور رہنا ہوگا جو رابطہ آخر میں جا کر عمران خان سے اٹیچ ہو جاتا ہو، کیونکہ اس جادو میں، کالی ماتا کے اس جادو میں جو شخص ٹارگٹ ہے، اس کے بال
या उसकी पहनी हुई कमीज़ का टुकड़ा, या यहाँ तक कि अब उसके वो जो अपने बालों में ब्रश या कंघा इस्तेमाल करता है वो, उसके जूते, उसकी जुराबें, उसके जिस्म से मुस्तकिल ज़्यादा देर टच रहने वाली कोई भी चीज़, यहाँ तक कि घड़ी भी इस्तेमाल होती है। ज़ाहिर घड़ी तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन जिस्म के बाल बहरहाल यानी इस्तेमाल हो जाते हैं। और इसमें एक ये भी है कि जो आपका टारगेट है उसने किसी कप में चाय पी है या पानी पिया है, तो उस कप या गिलास में जो बची हुई चाय और पानी है वो भी इस अमल में इस्तेमाल हो सकता है। तो मुल्क की एक अहम तरीन शख्सियत के बारे में ये पिछले दिनों कल परसों ये खबर आई कि जो दंदान साज है, दंदान साज की बात मैं भी करता हूँ, दंदान साज है, इसने मुलाकात की दरख्वास्त की। और ज़ाहिर है दंदान साज ईवान सदर में बैठा है। ईवान सदर वाला जब किसी से मुलाकात की दरख्वास्त करता है तो फिर चीफ साहब को या जिसको भी वो मुलाकात के लिए कहे उसको ईवान सदर आना पड़ता है प्रोटोकॉल के तहत। तो इस दंदान साज से मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया। इससे पहले दंदान साज को मुलाकात से इनकार किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने 3 मरतबा दरख्वास्त भिजवाई, तीनों मरतबा इनकार हो गया। लेकिन दंदान साज की मुलाकातें 1-2 पहले हुई थी, इस मरतबा इनकार किया गया है। तो ये इस दंदान साज से ख़बरदार रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये चाय पिलाए और जो बची हुई चाय, ज़ाहिर चाय आप पूरा कप भी पी जाएँ तो एक घोंट ना सही, एक घोंट का तीसरा चौथा हिस्सा तलछट का चाय के कप में रह जाता है, वही जादू में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी होता है। तो इन सब हजरात को चाहिए कि अब अगर दंदान साज इन्हें बुलाए तो ये ईवान सदर ना जाएं, कहे कि जनाब टेलीफोन पर बात कर लें, वीडियो लिंक पर बात कर लें, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, हम आपको चाय पिलाते हैं और आपकी तलछट किसी अमल के हवाले हम नहीं करेंगे और आप यहाँ आ जाए। इस तरह की बात ये मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ। बाकी वो लोग ज़ाहिर है इन चीज़ों को जानते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह बिज्जू बाजवे पर भी जादू किया गया था और एक गुड़िया के ज़रिए जो पकड़ी गई थी। तो वो लोग भी ख़बरदार हैं, उन लोगों ने भी अपनी एहतियाती। और माशाल्लाह एक चीफ साहब तो हाफ़िज़ कुरान है, उनके हाफ़िज़ कुरान पर तो जो ऐसा हाफ़िज़ कुरान जो रोज़ाना कुरान की अच्छी खासी तिलावत करता हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ हाफ़िज़ कुरान होने से कुछ नहीं होता, जो हाफ़िज़ कुरान तिलावत का आदी हो उस पर भी जादू का असर बहुत कम होता है, चाहे उसकी कमीज़ ही कोई आमला क्यों न लेकर चली जाए। तो बहरहाल जहाँ मुझे एक हौसला अफजा बात ये कहनी है कि अभी तक इस काली माता हमारी पाक पतन वाली, काली पतना वाली, इसके जादू का शिकार अभी तक कोई शख्स नहीं हुआ सिवाय नवाज शरीफ साहब के, जिन पर काला जादू का वार चल गया था। उनके प्लेटलेट्स जो थे वो बेतहाशा कम हो गए थे और लोगों ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि वो प्लेटलेट्स जो इतने कम हो गए थे कि इनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी। जैसे ही वो जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से निकला है वो उनकी हालत नॉर्मल होना शुरू हो गई, क्योंकि कुछ फासले के बाद जादू का असर टूट जाता है। तो नाज़रीन, दंदान साज के बारे में ये खबर भी थी, मैंने बता दी। लेकिन एक ख़बर दंदान साज की और है। इसने ज़मान पार्क फ़ोन किया है एक दिन पहले, कल की बात है। ज़मान पार्क में फ़ोन करके उसने इमरान खान को कहा, बेकार सा मशवरा दिया, लेकिन उसमें चलिए आपकी दिलचस्पी का सामान है। वो ये है कि आपने बिंदियाल की हिफाजत का ख़ास इंतज़ाम कुछ करवाएं वर्करों के ज़रिए किसी तरीके से, क्योंकि अब ये हमारी वाहद उम्मीद है। ये फ़िक्रा कहा दंदान साज ने, और ये वही बात है जो मैंने कल के ब्लॉग में की थी कि अमेरिका भी इनकी मदद को नहीं आ रहा, फ़ौज भी पीछे हट गई है, अदलिया से इनको कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रही है। लेकिन बहरहाल वो कोई ना कोई फ़ैसला इनके हक़ में आने की इनको तवक्को है, अगरचे इलेक्शन करवाने से तो वो रहे। तो ये आखिरी उम्मीद है बिंदियाल, और इस आखिरी उम्मीद से भी मायूसी का जो इजहार है वो उनकी इस फैसले से होता है कि हमने जुलूस निकालने हैं। तो जुलूस निकालने की तारीख अभी तक कोई नहीं दी गई। कल शाम को इन्होंने करना है बिंदियाल के साथ यकजहती का ड्रामा। और जो 1 मई की रैली थी उसमें हतमी रिपोर्ट जो इदारों की है वो आ गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5000 से शायद ही कुछ ज़्यादा लोग हो। और आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन यही बात की थी, मैंने कहा था कि ये रैली तो 10,000 का आधा भी पूरा नहीं कर सकी। मेरा मतलब था कि 5000 से भी कम थे। लेकिन अब जो सरकारी रिपोर्ट आई है वो ये है कि 5000 से
کچھ زیادہ تھے لیکن 6,000 تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ عمران خان کا پہلا جلوس ہے جس میں اتنے کم لوگوں نے شرکت کی، ورنہ عمران خان جس جلوس کی قیادت کرتا ہے اس میں 8-10 ہزار لوگوں کا آنا تو معمول ہے۔ اور اب یہ عمران خان کی چاہنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عمران خان قیادت کر رہا ہے اور اس کے جلوس میں صرف 4,000 5,000 چلیے 6,000 لوگ آئے، کیوں اتنے کم، اتنی کمی، اتنی بڑی کمی کیسے واقع ہو گئی؟ تو یہ ابھی یہ سڑکوں پر جب آئے گا، ابھی تو اس نے تاریخ بھی نہیں دی، تاریخ دینے کا فیصلہ بھی نہیں ان سے ہو رہا، بلکہ پی ٹی آئی کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پہلو کو نظر میں رکھیے کہ ہمارے کسی جلوس میں یہ گورنمنٹ کو بڑا واقعہ کر کے الزام ہم پر لگا سکتی ہے، تو یہ بھی ہمیں پہلو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ تجویز دینے والے کا مقصد سر بھی یہ تھا کہ حضور یہ چھوڑیں، سڑکوں پر آنے والی بات، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔